हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 12 के समष्टि अर्थशास्त्र में लास्ट चैप्टर 6 खुली अर्थव्यवस्था के प्रश्नोत्तर लेके आए हैं। इससे पहले के सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर प्लेलिस्ट में मौजूद हैं जो 2025 के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, खुली अर्थव्यवस्था चैप्टर का नाम है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि दुनिया भर की दूसरी अर्थव्यवस्था के साथ आज़ादी से बातचीत करना। इसमें घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय यानी देशी और विदेशी दोनों संस्थाएं शामिल होती हैं। इसे मुक्त अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। तो चलते हैं चैप्टर की तरफ, अध्याय 6 मुक्त अर्थव्यवस्था के प्रश्नोत्तर की तरफ। पहला प्रश्न है, संतुलित व्यापार शेष और चालू खाता संतुलन में अंतर स्पष्ट कीजिए। आंसर है, संतुलित बाजार शेष का अर्थ है कि देश में वस्तुओं के निर्यात और वस्तुओं के आयात बराबर हैं। सूत्र के रूप में संतुलित व्यापार शेष वस्तुओं का निर्यात बराबर वस्तुओं का निर्यात और आयात को जोड़ते हैं तो ये 0 के बराबर आता है। चालू खाता संतुलन का अर्थ है कि देश में वस्तुओं का निर्यात, सेवाओं का निर्यात तथा हस्तांतरण प्राप्तियों का योग वस्तुओं के आयात, सेवाओं के आयात तथा हस्तांतरण भुगतान के योग के बराबर हो। अगर सूत्र के रूप में लिखें तो ये हो जाएगा, चालू खाता संतुलन बराबर वस्तुओं का निर्यात प्लस सेवाओं का निर्यात प्लस हस्तांतरण प्राप्तियां माइनस वस्तुओं का आयात माइनस सेवाओं का आयात माइनस हस्तांतरण भुगतान। इन सबका सम जो है 0 के बराबर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधिकारिक निधि का लेन देन क्या है? आंसर है, आधिकारिक निधि का लेन देन किसी देश के मौद्रिक प्राधिकरण द्वारा किए जाने वाले लेन देन को कहते हैं। ये लेन देन आधिकारिक भंडार में बदलाव करते हैं। आधिकारिक निधि के लेन देन को आधिकारिक रिजर्व लेन देन भी कहा जाता है। आधिकारिक निधि के लेन देन के उदाहरण, विदेशी मुद्राओं के लिए विनिमय बाजार में मुद्रा की खरीद और बिक्री और भुगतान संतुलन में घाटे को भरने के लिए विदेशी मुद्रा में लेन देन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौद्रिक विनिमय दर और वास्तविक विनिमय दर में भेद कीजिए। यदि आपको घरेलू वस्तु अथवा विदेशी वस्तुओं के बीच किसी को खरीदने का निर्णय करना हो तो कौन सी दर अधिक प्रासंगिक होगी? आंसर है, मौद्रिक विनिमय दर वो विनिमय दर है जिसमें एक करेंसी की अन्य करेंसियों के संबंध में औसत शक्ति को मापते समय कीमत स्तर में होने वाले परिवर्तनों पर ध्यान नहीं दिया जाता। अन्य शब्दों में, ये मुद्रास्फीति के प्रभाव से मुक्त नहीं होती। इसके विपरीत वास्तविक विनिमय दर वो है जिसमें विश्व के विभिन्न देशों के कीमत स्तरों में होने वाले परिवर्तन को ध्यान में रखा जाता है। ये वो विनिमय दर से जो स्थिर कीमतों पर आधारित होने के कारण मुद्रास्फीति के प्रभाव से मुक्त होती है। किसी भी एक समय पर घरेलू वस्तुएं खरीदने के लिए मौद्रिक विनिमय दर अधिक उपयुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 1 रुपये की कीमत 1.25 येन है और जापान में कीमत स्तर 3 और भारत में 1.2 हो तो भारत और जापान के बीच वास्तविक मूल्य दर की गणना। जापानी वस्तु की कीमत भारतीय वस्तु के संदर्भ में। इसमें हिंट दी हुई है कि रुपये में येन की कीमत के रूप में स्मारक दर को पहले माना जाता है। आंसर है कि इसमें 1 रुपये बराबर 1.25 येन, तो 1 येन बराबर 1/1.25 रुपये। तो इसको हम भाग दे के निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 0.80। ये मौद्रिक विनिमय दर है। और वास्तविक विनिमय दर क्या होगी? 0.80 इंटू मल्टीप्लाइड बाई 1.2/3, तो ये हो जाएगा 0.96/3 बराबर आ जाएगा 0.32, यानी 1 येन बराबर 0.32 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वचालित युक्ति की व्याख्या कीजिए जिसके द्वारा स्वर्णमान के अंतर्गत अदायगी संतुलन प्राप्त किया जाता था। आंसर है, डेविड ह्यूम नामक एक अर्थशास्त्री ने 1752 में इसकी व्याख्या की कि किस प्रकार स्वर्णमान के अंतर्गत स्वचालित युक्ति से अदायगी संतुलन प्राप्त किया जाता था। उनके अनुसार यदि सोने के भंडार में कमी हुई तो सभी प्रकार की कीमतें और लागत भी अनुपातिक रूप में कम होंगी और इसके फलस्वरूप घरेलू वस्तुएं विदेशी वस्तुओं की तुलना में सस्ती हो जाएंगी। तदनुसार आयात घटेगा और निर्यात बढ़ेगा। जिस देश से
घरेलू अर्थव्यवस्था आयात कर रही थी और सोने में उसको भुगतान कर रही थी, उसकी कीमतों और लागतों में वृद्धि का सामना करना पड़ेगा। अतः उनका महंगा निर्यात घटेगा और घरेलू अर्थव्यवस्था से आयात बढ़ेगा। इस प्रकार धातुओं की कीमत तंत्र द्वारा सोने की क्षति उठाकर अदायगी संतुलन में सुधार लाना होता है। सापेक्षिक कीमत पर जब तक अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार में साम्य की पुनर्स्थापना नहीं होती, तब तक प्रतिकूल व्यापार संतुलन वाले देश के अदायगी संतुलन को अनुकूल व्यापार संतुलन वाले देश के अदायगी संतुलन के समकक्ष लाता है। इस संतुलन की प्राप्ति के बाद शुद्ध सोने का प्रवाह नहीं होता और आयात निर्यात संतुलन बना रहता है। इस प्रकार स्वचालित साम्य तंत्र के द्वारा स्थिर विनिमय दर को कायम रखा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाम्य विनिमय दर व्यवस्था में परिवर्तनीय दर को स्थान कैसे होता है? आंसर है, नाम्य एक्सचेंज DAR का प्रोडक्शन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में निजीकरण और डिमांड की ताकत से होता है, जबकि विदेशी एक्सचेंज की डिमांड इसकी कीमत अपनी कीमत से विपरीत रूप से संबंधित होती है। विदेशी एक्सचेंज की डिमांड इसकी अपनी कीमत से विपरीत रूप से संबंधित होती है। प्रश्न 7 है, अवमूल्यन और मूल्यह्रास में अंतर स्पष्ट करिए। आंसर है, अवमूल्यन सरकार द्वारा आयोजन के अनुसार विदेशी मुद्राओं के संबंध में घरेलू मुद्राओं के मूल्य में कमी है। ये स्थिति तब होती है जब विदेशी कंपनियों के प्रतिष्ठान और मांग की शक्तियों द्वारा नहीं होता, लेकिन विभिन्न देशों की स्थापना निश्चित होती ही है। मूल्यह्रास विदेशी मुद्रा के संबंध में घरेलू मुद्रा के मूल्य में आने वाली कमी है। ये वो स्थिति है जब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार में विनिमय दर का प्रसार और मांग की शक्तियाँ होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न 8, व्यापार संतुलन और चालू खाता शेष के बीच में अंतर बताइए। तो तुलना का आधार पहले कॉलम में है, व्यापार का संतुलन और चालू खाता शेष ये सेकंड और थर्ड कॉलम में है। तो परिभाषा का आधार, तुलना का आधार परिभाषा है। तो व्यापार का संतुलन सभी वस्तुओं के आयात और निर्यात के बीच का अंतर, और चालू खाता शेष वस्तुओं और सेवाओं के आयात और निर्यात के बीच का अंतर होता है। तुलना का आधार लेन देन का प्रकार सेकंड, व्यापार का संतुलन दृश्य वस्तुओं अथवा माल का लेन देन होता है और चालू खाता शेष में दृश्य वस्तुओं, माल और अदृश्य वस्तुओं, सेवाओं का लेन देन होता है। तुलना का आधार दायरा, व्यापार का संतुलन ये एक संकीर्ण अवधारणा है और चालू खाता शेष का एक हिस्सा बनती है, और चालू खाता शेष में ये एक व्यापक अवधारणा है जिससे व्यापार संतुलन शामिल है। प्रश्न 9, आधिकारिक आरक्षित लेन देन क्या है? भुगतान संतुलन में उनके महत्व को समझाइए। किसी देश के मौद्रिक प्राधिकरण द्वारा किए जाने वाले लेन देन जो आधिकारिक भंडार में परिवर्तन करते हैं, उन्हें आधिकारिक रिजर्व लेन देन या ORT के रूप में जाना जाता है। इन लेन देन में अन्य परिसंपत्तियों और विदेशी मुद्राओं के लिए विनिमय बाजार में मुद्रा की खरीद और बिक्री शामिल है। घाटे की अवधि के दौरान विदेशी मुद्राओं को विनिमय बाजार में बेचकर और अधिशेष अवधि के दौरान उन्हें खरीदकर। आधिकारिक रिजर्व में वृद्धि और कमी को क्रमशः भुगतान संतुलन, अधिशेष और घाटा कहा जाता है। भुगतान संतुलन में आधिकारिक आरक्षित लेन देन का महत्व निम्नलिखित है। पहला, वे भुगतान संतुलन में घाटे या अधिशेष को समायोजित करने में मदद करते हैं। दूसरा, स्वयं की मुद्रा खरीदना भुगतान संतुलन में क्रेडिट मद माना जाता है, जबकि बेचना डेबिट मद माना जाता है। प्रश्न 10 है, अवमूल्यन और मूल्यह्रास के बीच में अंतर बताइए। तो 2 कॉलम में हेडिंग डाल लेंगे, अवमूल्यन और मूल्यह्रास। अवमूल्यन में पहला पॉइंट है, अवमूल्यन तब होता है जब सरकार द्वारा किसी अन्य देश की विनिमय दर की तुलना में मुद्रा विनिमय दर को आधिकारिक तौर पर कम कर दिया जाता है। और मूल्यह्रास मुद्रा अवमूल्यन सरकारी दबाव के बजाय वैश्विक बाजार में मांग और आपूर्ति की शक्तियों के कारण होता है। दूसरा अंतर, अवमूल्यन में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्थिर विनिमय दर को कम करने से अवमूल्यन होता है। मूल्यह्रास अस्थिर विनिमय दर पर होता है। अवमूल्यन में थर्ड अंतर, मुद्रा अवमूल्यन के लिए कोई निश्चित समय नहीं है। मूल्यह्रास में वैश्विक बाजारों में यह हर दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न 11, यदि देश
ए में मुद्रास्फीति देश बी की तुलना में अधिक है और दोनों देशों के बीच विनिमय दर स्थिर है तो दोनों देशों के बीच व्यापार संतुलन पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है? आंसर है निर्यातित दर किसी देश में होने वाले व्यापार के स्तर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस प्रश्न में हम ये देखते हैं कि देश ए में बी की तुलना में अधिक मुद्रास्फीति है। चूँकि इस संदर्भ में विनिमय दर स्थिर है, इसलिए देश ए के लिए देश बी से माल आयात करना और बी के लिए देश ए को माल निर्यात करना लाभदायक होगा। इसलिए देश ए को व्यापार घाटा होगा क्योंकि आयात निर्यात से अधिक है और इसी तरह देश बी को व्यापार अधिशेष का अनुभव होगा क्योंकि निर्यात अधिक है और आयात तुलनात्मक रूप से कम है। प्रश्न 12 है, यदि देश बी से देश ए में पद उच्च हो और दोनों देश में विनिमय दर स्थिर हो तो दोनों देशों में व्यापार शेष का क्या होगा? आंसर है देश बी के लोग घरेलू वस्तुएं अधिक लेंगे और विदेशी भी देश की वस्तुएं अधिक खरीदेंगे। मूलतः देश बी में संयुक्त राष्ट्र उत्पन्न होगा अर्थात देश बी का व्यापार शेष धनात्मक होगा। इसके विपरीत देश ए के लोग विदेशी वस्तुएं अधिक मात्रा और आवश्यकता से अधिक खरीदेंगे। विदेशी भी देश ए से वस्तुएं खरीदारी नहीं बल्कि देश ए में आयात ग्रेटर देन सहयोगी होगा। देश ए का व्यापार शेष ऋणग्रस्त होगा। प्रश्न 13 है, क्या चालू पूंजीगत खाता खतरे का संकेत होगा? व्याख्या कीजिए। आंसर है चालू पूंजीगत खाता खतरे का संकेत होगा यदि इसका उपयोग उपभोक्ता या गैर विकास मूल्य कार्य के लिए किया जा रहा हो तो चालू पूंजीगत खाता खतरा का संकेत होगा। यदि इसका उपयोग विकासात्मक मंजूरी के लिए किया जा रहा है तो इससे अर्थव्यवस्था में आय और रोजगार का स्तर ऊंचा उठेगा। आय और रोजगार का स्तर ऊंचा उठने का अर्थ है कि भारतीयों की विक्रीत शक्तियाँ, भारतीय उद्योग की समूह क्षमताएं, अर्थशास्त्र में निवेश करने की क्षमताएं और सरकारी आय कर तथा अन्य समूहों से जो कि अर्थव्यवस्था में निवेश करने की क्षमता को सशक्त बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्यात्मक प्रश्न है जो कि इस लेसन में है कि माना C बराबर 100 प्लस 0.75 YD। इसमें I जो है 500 है, G 750, कर आय का 20% है, स्मॉल x 150 है, कैपिटल M 100 प्लस 0.2y है। तो शेष आय बजट घाटा या अधिक और व्यापार घाटा या अधिक की गणना कीजिए। तो हल में हम लिख लेंगे C बराबर 100 प्लस 0.75 YD और जो I बराबर दिया है, G बराबर दिया है और कर T बराबर दिया है और स्मॉल x बराबर दिया है, वो सब हम नोट कर लेंगे। फिर उसके बाद कैपिटल M बराबर भी दिया 100 प्लस 0.2y। तो हम पहला निकालते हैं संतुलन आय क्या होगा। तो संतुलन आय y बराबर कैपिटल C प्लस स्मॉल c कैपिटल Y माइनस T ब्रैकेट बंद y प्लस I प्लस G प्लस x माइनस M। इसमें सारी वैल्यूज़ पुट कर देंगे तो हमारे पास लास्ट लाइन में, थर्ड लाइन में, फोर्थ लाइन में आएगा 1400 प्लस 0.4y। अब हम 0.4y को y के साइड में ले जाएंगे तो y माइनस 0.4y बराबर आ जाएगा 1400 और सब्ट्रैक्ट करने पर आएगा 0.6y बराबर 1400 या y बराबर 2333। तो संतुलन आय बराबर आ जाएगी 2333। नेक्स्ट है इसमें बजट घाटा बराबर सरकारी व्यय G माइनस कर T। तो इसमें 750 माइनस 20% ऑफ y, तो ये हो जाएगा 750 माइनस 20/100 इंटू 2333। तो ये कैलकुलेट करने के बाद आ जाएगा 750 माइनस 467 बराबर 283। फिर C पार्ट है व्यापार घाटा, तो M माइनस x होता है, ये बराबर 100 प्लस 0.2y प्रश्न में दिया, माइनस x करेंगे तो ये हो जाएगा 100 प्लस 0.2 इंटू 2333 माइनस 150। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आएगा सिंपल 100 प्लस 467 माइनस 150 बराबर आ जाएगा 417। प्रश्न 15 है, उन विदेशी दरबंधकों की चर्चा जिसमें कुछ देशों ने अपने लुभावने अस्थैतिक सहयोगियों के लिए रखा था क्या है। तो इस पे हम आते हैं। निम्नलिखित विनिमय दर व्यवस्थाओं का कुछ देशों ने अपने वाह्य खाते में स्थायित्व लाने के लिए प्रयोग किया है। विस्तृत सीमा पट्टी प्रणाली,
इस प्रणाली के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार में दी करेंसियों की समता दर के 20+10% तक का सामंजस्य करके भुगतान शेष को ठीक करने की छूट होती है। ये ऐसी प्रणाली को कहते हैं जो स्थिर विनिमय दर में विस्तृत परिवर्तन समंजन की अनुमति देती है। फिर है चलित सीमाबंद प्रणाली। ये भी स्थिर और लोचशील विनिमय दर के बीच एक समझौता है, परंतु जैसा कि नाम है चलित, ये कम विस्तृत है। इसके केवल समता दर के बीच में +1% तक का सामंजस्य करके भुगतान शेष को ठीक करने की छूट होती है। ये लघु सामंजस्य है जिसे समय समय पर दोहराया जा सकता है। नेक्स्ट है प्रबंधित ऋणशीलता प्रणाली। स्थिर और लोचशील विनिमय दरों को एक अंतिम मिश्रित प्रणाली है। ये स्थिर विनिमय दर और नम्य विनिमय दर का मिश्रण है जो सरकार द्वारा प्रबंधित और नियंत्रित होता है। इसमें विनिमय दर को लगभग पूरी तरह से स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है और मौद्रिक अधिकारी कभी कभी हस्तक्षेप करते हैं। तो इस तरह से लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, ये अब तक के आए हैं। अब आगे हम जो इम्पॉर्टेंट MCQs हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, उसको लेके चलते हैं इस लेसन के। पहला क्वेश्चन है, एकाधिकारी अवस्था में किसी वस्तु का उत्पादन होता है। 4 ऑप्शन हैं। A 1 से अधिक, B 2 से अधिक, C सिर्फ 1, D कोई नहीं। तो आंसर जो हाईलाइटेड है ग्रीन रंग से वो सही है, C सिर्फ 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समग्र रूप से अंतर्राष्ट्रीय पद्धति की विशेषता है। A वर्गीकृत पद्धति, B बहुविकल्पीय पद्धति, C पद्धतियों का योग, D इनमें से कोई नहीं। ग्रीन वाला आंसर सही है, B बहुविकल्पीय पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशी विनिमय दर का निर्धारण होता है। 4 ऑप्शन है। A सरकार द्वारा, B मोलजोल द्वारा, C विश्व बैंक द्वारा, D मांग और पूर्ति द्वारा। तो D ऑप्शन सही है, मांग और पूर्ति द्वारा। फोर्थ है, अर्जेंटीना ने यूरो बोल्ड पद्धति को अपनाया। A 1991 में, 1981 में, 1996 में और 1961 में। तो इसका A ऑप्शन सही है जो कि ग्रीन से हाईलाइटेड है। 5वां है, विदेशी विनिमय बाजार के रूप हैं। A हाजिर या चालू बाजार, B वायदा बाजार, C A और B दोनों और D इनमें से कोई नहीं। तो C ऑप्शन सही है कि A और B दोनों। प्रश्न 6 है, भुगतान शेष का चालू खाता वास्तविक सौदों को दर्शाता है। अल्पकालीन, B दीर्घकालीन, C अति दीर्घकालीन, D इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन B सही है, दीर्घकालीन। नेक्स्ट 7 क्वेश्चन है, अनुकूल भुगतान संतुलन विनिमय दर में कमी लाता है। A गलत, B सही, C A और B दोनों, D इनमें से कोई नहीं। आंसर B सही है, सही मतलब इसका आंसर है। 8वां प्रश्न है, कुछ देश अपनी मुद्राओं को जोड़ते हैं। A पाउंड में, B रुपये में, C येन में, D डॉलर में। तो ऑप्शन D सही है, डॉलर में। 9वां है, भुगतान शेष की संरचना में कौन सा खाता शामिल होता है। A चालू खाता, B पूंजीगत खाता, C A और B दोनों, D बचत खाता। तो ऑप्शन C सही है, A और B दोनों। 10वां है, यूरोपियन मुद्रा संघ का गठन किया गया था। A जनवरी 1999 में, B फरवरी 1999 में और C मार्च 1999 में और D अप्रैल 1999 में। तो A ऑप्शन सही है, जनवरी 1999 में। नेक्स्ट आते हैं हम अति लघु प्रश्न की तरफ। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो 3 नंबर के प्रश्न में पूछा जाता है। पहला प्रश्न है, बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं। आंसर है वो अर्थव्यवस्था जिसका अन्य किसी देश से कोई व्यापार या परिसंपत्तियों का लेन देन नहीं होता है, बंद अर्थव्यवस्था होती है। प्रश्न 2 है, निवेश का तात्पर्य समझाइए। आंसर है, अर्थव्यवस्था में किसी समय अवधि में पूंजीगत पदार्थों में वृद्धि को निवेश कहा जाता है। प्रश्न 3 है, व्यापार आधिक्य क्या है। आंसर है, विदेशी व्यापार में जब निर्यातों का मूल्य आयातों से अधिक होता है। प्रश्न 4 है, अदायगी संतुलन को स्पष्ट कीजिए। आंसर है, किसी देश के अन्य देशों के साथ लेन देन का लेखा अथवा विवरण। 5वां प्रश्न है, एक अमेरिकी डॉलर की कीमत भारतीय रुपए में 50 से गिरकर 48 हो जाती है, तो इसे भारतीय रुपयों में क्या कहा जाएगा, अवमूल्यन या पुनर्मूल्यन। आंसर है पुनर्मूल्यन। प्रश्न 6 है, विदेशी विनिमय आपूर्ति के 2 स्रोत बताइए। आंसर है, विदेशी विनिमय आपूर्ति के पहला विदेशों से अनुदान प्राप्ति और दूसरा विदेशों से ऋणों की प्राप्ति। प्रश्न 7 है, विदेशी विनिमय की मांग के 2 स्रोत बताइए। आंसर है,
विदेशी विनिमय की मांग के स्रोत, पहला विदेशों से वस्तुओं और सेवाओं का आयात और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय सौदों हेतु भुगतान। प्रश्न 8 है, ये कई रूपों में पूछा जाता है कि व्यापार संतुलन शेष क्या है, या व्यापार शेष से आप क्या समझते हैं, या वस्तुओं के निर्यात और आयातों के मूल्य के बीच के अंतर को क्या कहते हैं। तो आंसर है सभी क्वेश्चन का वस्तुओं के निर्यातों और आयात के मूल्य के बीच का अंतर व्यापार शेष कहलाता है। प्रश्न 9 है, कौन से लेन देन व्यापार शेष को निर्धारित करते हैं, अथवा दूसरे रूप में पूछा जा सकता है कि व्यापार शेष खाते में शामिल मदों के नाम बताइए। आंसर, व्यापार शेष खाते में शामिल मद, पहला वस्तुओं एवं सेवाओं के आयात, दूसरा वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात। प्रश्न 10 है, व्यापार शेष में आधिक्य कब होगा। आंसर है जब निर्यातों का मूल्य आयातों से अधिक होता है। प्रश्न 11 है, व्यापार शेष का घाटा क्या प्रकट करता है। आंसर है व्यापार शेष का घाटा निर्यातों पर आयातों की अधिकता को प्रकट करता है। तो इस तरह से इस लेसन के सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि विभिन्न बोर्ड के एग्ज़ाम के अलावा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा जा सकता है, उसकी दृष्टि से ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए। इस लेसन से संबंधित कोई भी न्यूमेरिकल या कोई भी प्रश्न आपको नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।